स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए कुछ और आगे आज चर्चा बढ़ाया जाए। और आज हम हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, संज्ञा लिखा हुआ है। तो आज हम संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद कितने हैं, कैसे ये पहचानेंगे कि कौन सा नाम या कौन सी संज्ञा किस भेद का उदाहरण है, संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है। तो इस पर हम बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान है, लेकिन जो ये कहावत है कि जो चीजें जितनी ही सरल होती हैं, आसान होती हैं, वो उतनी ही कठिन हो जाती हैं। वास्तव में होती नहीं है, हम उसको उतना कठिन बना देते हैं। तो संज्ञा भी उतना ही सरल है। सरल इसलिए है क्योंकि जैसे हमारी पढ़ाई शुरुआत होती है और क्लास 6 में हम पहुंचते हैं, वहीं से ये संज्ञा हमारे सामने आ जाती है। तो बेस तो हम जानते ही हैं, बस यहाँ थोड़ा सा और टेक्निकल तरीके से इसको पढ़ेंगे। और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पहचाना जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा है क्या। तो आगे चर्चा किया जाए। तो पहले संज्ञा होती क्या है, संज्ञा है क्या, यदि इस पर बात किया जाए तो संज्ञा का परिभाषा देने से पहले हम ये बात कर लें कि संज्ञा का वास्तव में शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नाम होता है। नाम अर्थात संज्ञा का मतलब क्या है, तो संज्ञा का मतलब नाम होता है। तो जाहिर सी बात है, यदि नाम है तो जहां भी कहीं नाम लिखा होगा तो वो जो नाम लिखा होगा वही संज्ञा होगी। अब नाम किसका लिखा हो सकता है? वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, या किसी स्थान का हो सकता है, या किसी गुण का हो सकता है। तो जो भी नाम होगा वो सब संज्ञा होगी। और ये हमें पता है कि बिना नाम के हमारी पहचान अधूरी होती है। तो पहचान कराने वाला ही नाम है और नाम ही संज्ञा है। तो इसको यदि हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं, जैसे यहां हमने लिखा है कि किसी प्राणी, व्यक्ति, उसमें प्राणी जब लिख दिया जाता है तो वो विस्तार हो जाएगा, व्यक्ति की बात नहीं रह जाएगी, कोई भी जीव है। तो प्राणी, कोई वस्तु है, स्थान है, भाव है, भाव का मतलब गुण है। तो आदि का जो नाम है वही क्या है? संज्ञा है। प्रारंभ में भी हम यही पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, वो सब क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। वही चीज थोड़ा सा हम यहाँ टेक्निकल भाषा में कह रहे हैं, किसी प्राणी का, वस्तु का, स्थान का और भाव का या गुण का जो नाम है वही संज्ञा है। तो ये बेसिक चीज है, इसको हम सदैव से पढ़ते चले आ रहे हैं। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नाम होता है। थोड़ा सा अब इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये जान लें कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो नाम है और किसी भी का जो नाम लिखा होगा वो संज्ञा होगी। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो संज्ञा है या जो नाम है, शब्द दो तरीके से होते हैं। जैसे एक विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द, और एक दूसरा जो शब्द है, एक दूसरा शब्द है
वो है अविकारी। अविकारी तो संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी शब्द के श्रेणी में है या अविकारी शब्द के श्रेणी में है? तो ध्यान रखिएगा, जो नाम है वो बदल जाया करते हैं, उनमें परिवर्तन संभव होता है। जैसे एक वचन से बहुवचन हो जाएंगे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाएंगे। तो वचन और कारक के आधार पर, लिंग के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन होता है, और जिस शब्द में परिवर्तन होता है उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो वो विकारी शब्द है। और ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वो एक वचन में भी वही स्वरूप में रहेंगे जैसे वो बहुवचन में रहेंगे या होते हैं। एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक का कोई भी भेद हो तो उसमें सब का स्वरूप एक जैसा होगा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो चूंकि संज्ञा में परिवर्तन संभव है, होता है, तो ये स्पष्ट है कि जो संज्ञा है वो क्या है, वो विकारी शब्द है। तो हम ये कह सकते हैं, अब दूसरे रूप में हम कह दें कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी, भाव आदि के नाम का बोध होता है। आदि के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो ये विकारी शब्द है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, नहीं तो ये एक कॉमन चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं हो रही है। तो ये स्पष्ट हो गया, जो नाम है वही संज्ञा है। थोड़ा सा और आगे चर्चा करें तो अब हम इस बात पर चर्चा करें कि जो नामकरण होता है, जैसे किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, प्राणी का नामकरण जो होता है, यदि वो नामकरण है तो उसका आधार क्या है। जैसे किसी का नामकरण यदि होता है तो उसका आधार क्या होता है, तो इस पर चर्चा किया जाए। तो देखें, यदि कोई नाम किसी का यदि होगा तो वो उसका व्यक्तिगत नाम हो सकता है, व्यक्तिगत नाम हो सकता है। व्यक्तिगत मतलब जिससे और किसी के बोध के बारे में ज्ञान ना हो, वो उसका व्यक्तिगत। तो तमाम नाम इस आधार पर भी हो सकते हैं कि उस नाम को यदि हम उच्चारित करें तो हमें ये पूरी तरीके से समझ में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर यही है। तो वो व्यक्तिगत नाम के आधार पर किसी का नाम हो सकता है। अच्छा, कुछ नाम ऐसे होते हैं या पहचान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान ऐसे नामों से भी हो जाती है जो उसका जातिगत आधार होता है। जो उसका क्या होता है, जातिगत आधार होता है, जो उसका जातिगत आधार होता है। मतलब जात के आधार पर उसको हम संबोधित कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए पशु हमने कह दिया, तो प्राणी तो है, लेकिन प्राणी में अब उसको हम संबोधित किए उसके जाति के आधार पर, उसको हमने संबोधित कर दिया जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर भी हम नाम दे देते हैं। तीसरा जो आधार है, जैसे मान लिया जाए एक आधार और भी हो सकता है, जैसे जब यही व्यक्तिगत नाम जो है किसी का वो अलग है, लेकिन बहुत सारे व्यक्तिगत नामों वाले जब किसी एक ग्रुप में शामिल हो जाएं, एक समूह में शामिल हो जाएं, तो अब उनकी जो पहचान है वो समूह के नाम पर वो पहचाने जाते हैं। अब वहां जब वो उस समूह में शामिल हो गए तो अब उनका जो व्यक्तिगत नाम है वो सेकेंडरी हो गया। अब वो वहां जब पहचाने जाएंगे तो समूह के द्वारा पहचाने जाएंगे, तो जो पहचान है वही नाम है। तो एक आधार ये भी हो सकता है वो समूह के आधार पर, वो समूह के आधार पर
अब जैसे समूह के आधार पर उनकी पहचान हो गई, लेकिन यदि वो समूह से अलग हुए, ध्यान रखिएगा, यदि वो समूह से अलग हुए तो फिर वो पहचाने जाएंगे अपने व्यक्तिगत नामों से या जातिगत नामों से। और यदि वो समूह में चले गए तो अब इनका व्यक्तिगत और जातिगत जो नाम का आधार है वो क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो एक तीसरा आधार भी नामकरण का ये भी है समूह के आधार पर। कुछ और आधार पर बात करें, कुछ आधार ऐसे भी हैं, जैसे मान लिया जाए जातिगत नामों से तो हम उसको पहचान करते ही करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी वस्तु से कोई नई चीज उत्पन्न होती है या ऐसे कुछ वस्तुएं होती हैं जो परिमाण के आधार पर हम उसको नामित करते हैं, परिमाण के आधार पर, द्रव्य के आधार पर उसको हम नामित करते हैं, तौलने मापने के आधार पर उसको नामित करते हैं, तो वो आधार भी हो जाता है परिमाण का आधार। एक नाम का आधार होता है परिमाण का आधार, ये भी हो जाता है। और एक नाम और भी होता है, जैसे कुछ ऐसे नाम हैं जो पर्टिकुलर जहां लिख दिए जाते हैं तो वो तुरंत हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाता है, जब हम कोई नाम लिख देते हैं तो वो तो हमारे सामने तुरंत वो आईने के तरीके से साफ हो जाता है कि ये क्या लिखा गया है। तो वो होता है गुण, गुण के आधार पर, गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर। तो ये अमूमन ये 5 आधार हैं जिससे किसी का नामकरण किया जाता है। वो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नामकरण का जो आधार है ये मुख्यतः ये 5 ही आधार है। तो ये जो 5 आधार है, अब आप देखेंगे तो शायद कोई और आधार निकल कर आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं जो इन आधार से हट करके नामकरण का कोई कारण बने। तो ये 5 आधार माने गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो परिमाण का जो आधार है और समूह का आधार है, ये चूंकि निकल कर यही दोनों से आ रहा है, क्योंकि ये निकल करके समूह में चले जाएंगे तो समूह के आधार पर पहचाने जाएंगे, और ये निकल कर यदि परिमाण के रूप में है तो वो परिमाण के आधार पर पहचाने जाएंगे, नहीं तो फिर ये इसी में शामिल हो सकते हैं। तो कुछ जगहों पर ये जो आधार है वो इन दोनों को शामिल ना करते हुए ये 3 ही आधार माना गया है। तो इसी आधारों पर यदि हम संज्ञा के भेद को समझने की बात करें कि संज्ञा का भेद क्या है, उसको समझने की बात करें, तो ये समझ में आता है कि संज्ञा के भेद कितने होंगे। तो यदि पूरा विवरण दें तो यहां 5 आधार मिलेंगे, और यदि इन दोनों को इसमें शामिल कर लें तो 3 आधार मिलेंगे। तो इस पर हम बात कर लें संज्ञा के भेद पर। तो देखिएगा यहां लिखा है संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार, प्रकार या भेद। अब इस पर बात करें। तो आइए संज्ञा के भेद या प्रकार पर बात करें। तो यहां देखिए लिखा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कौन से 3 प्रकार हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना? लेकिन यदि हम अर्थ के आधार पर बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन यदि हम
अर्थ के आधार पर बात करें, एक आधार ये है अर्थ के आधार पर बात करें तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। कौन कौन से? फिर से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा समझने की बात करते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, वो जो पहले आपने व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ा तो उसमें 3 क्या है, एक ये है, एक ये है और एक ये भाववाचक है। तो ये दोनों कहां चले गए? समूहवाचक और द्रव्यवाचक कहां चले गए? तो ये जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है, इनको जब व्युत्पत्ति के आधार पर हम 3 भेद में जब बांटते हैं तो ये दोनों जो समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये दोनों शामिल हो जाते हैं किसमें? जातिवाचक में। ये शामिल जातिवाचक में हो जाते हैं, क्योंकि ये भी आपको जानना जरूरी है। इस कारण जरूरी है क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में क्या होता है कि जो हमारे सामने क्वेश्चंस के ऑप्शंस बनाए जाते हैं तो उस ऑप्शंस में हमें लगता है जैसे हमने यहाँ पढ़ लिया, हमने यहाँ पढ़ा और किसी आगे जब हम बात करेंगे तो उदाहरण मान लिया जाए, हमने पढ़ा कि वो उदाहरण जो है या संज्ञा है वो समूहवाचक की है या वो द्रव्यवाचक की है। और हुआ क्या कि जो एग्जाम में हमारे जो ऑप्शंस बनाए गए हैं, हमसे पूछा गया ये संज्ञा किस प्रकार की है, और है हमने पढ़ा समूहवाचक या द्रव्यवाचक, लेकिन ऑप्शंस में समूह और द्रव्यवाचक ये दोनों है ही नहीं है। ऑप्शंस में समूह और द्रव्यवाचक है ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ हम समझ गए कि नहीं ऑप्शंस ही गलत है। तो नहीं, ऑप्शंस गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब समूहवाचक और द्रव्यवाचक ना हो तो ये जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है ये जो है जातिवाचक में शामिल होती हैं। क्योंकि आगे जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे भी कि जो जातिवाचक है वही समूहवाचक में शामिल है और वही द्रव्यवाचक में शामिल है, लेकिन कुछ विशेष गुण और लक्षण के कारण जो है, आधार तो जातिवाचक ही है लेकिन उनका कुछ विशेष गुण है, विशेष गुण उनमें और आ जाता है, कुछ लक्षण आ गए हैं, इसलिए उनको जातिवाचक से अलग भी हम रख करके उसको पढ़ लेते हैं। तो ये इसको भी समझना जरूरी है। तो अर्थ के आधार पर ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब हम आगे क्या एक एक करके विस्तार से चर्चा इसमें करते हैं कि आखिर कौन से ऐसे उदाहरण होंगे, कौन से ऐसे नाम होंगे जो व्यक्तिवाचक में होंगे, जात, समूह, द्रव्य या भाववाचक में होंगे। तो आइए पहली संज्ञा पर हम चर्चा करते हैं और वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? तो पहले इसमें ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहां जातिवाचक लिख गया है तो इस पर हम ये व्यक्तिवाचक बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा पर हम बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है इस पर हम बात कर लें। तो देखिएगा थोड़ा सा, यहां लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो पहले इसको परिभाषित कर लें। तो है क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा? जिस नाम से, आप यहां लिख सकते हैं, जिस नाम से एक ही व्यक्ति, एक ही प्राणी या व्यक्ति कह सकते हैं, प्राणी या व्यक्ति का बोध होता है, का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। एक ही प्राणी का, एक ही स्थान का, एक ही वस्तु का बोध हो, ऐसा कोई नाम जिससे एक ही व्यक्ति का, एक ही स्थान का बोध होता है, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
जैसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे राम, श्याम, लखनऊ, गंगा आदि कर दीजिए। अच्छा, और अच्छे ढंग से कैसे पहचाने कि ये व्यक्तिवाचक होगा? तो जब कोई नाम आपके सामने लिखा रहे, जब कोई नाम आपके सामने आए और उसमें कहीं क्वेश्चन की गुंजाइश ना हो। जैसे हम राम जब कहेंगे तो अब सामने वाला ये नहीं कहेगा कि कौन राम, कौन श्याम, कौन गंगा, कौन हिमालय, ये नहीं कहेगा, क्योंकि ये जो नाम है ये अपने आप में पूर्ण रूप से अपने पहचान को उजागर करते हैं, अर्थात इसमें किसी संशय की संभावना नहीं रहती है, किसी क्वेश्चन की संभावना नहीं रहती है। तो ऐसे नाम जिसमें कोई क्वेश्चन ना हो, अपना वो परिचय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हो, ऐसी संज्ञाएं क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। थोड़ा सा और हम डिटेल पढ़ लें तो यहां हमने लिख रखा है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो निम्नलिखित रूपों में पाई जाती हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, निम्नलिखित रूपों में पाई जाती है, इसका मतलब कौन कौन सा यदि नाम लिखा होगा तो वो हमें जान जाना है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जैसे देखिएगा लिखा है, यदि व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, किसी व्यक्ति का नाम लिखा है, जैसे राम, श्याम, हरि, मोहन, राधा, सीता, गीता, ऐसे रूप में यदि नाम लिखा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दिशाओं के नाम लिखे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देशों के नाम लिखे हैं, देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ऐसे ये देश के नाम लिखे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। राष्ट्रीय जातियों के नाम लिखा है, राष्ट्रीय जातियों के नाम लिखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारतीय, रूसी, जापानी, अमेरिकी, थोड़ा सा यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे भारतीय जब हम लिखते हैं तो उसमें एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां लिख दिया गया है राष्ट्रीय जातियों के नाम। जब हम किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम बात करते हैं कि मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं, तो सामने वाला हमारे ऊपर गुंजाइश नहीं करेगा या उसके मन में ऐसे कोई शक नहीं उत्पन्न होगा कि कौन भारतीय, क्योंकि भारत तो एक ही है। तो भारतीय ये जो है राष्ट्रीय जाति है, ये राष्ट्रीय जाति है। तो इसलिए इस प्रकार के, जैसे कोई भारतीय है, कोई रूसी है, कोई जापानी है, कोई अमेरिकी है, तो जब इस प्रकार से लिखा जाएगा तो वो राष्ट्रीय जातियों के अंतर्गत आएगा और ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगी। कंफ्यूज नहीं होने। अब देखिए, तो ये हो गया। आगे और थोड़ा सा बात कर ले, जैसे यदि समुद्र के नाम लिखे हैं, जैसे काला सागर, हिंद महासागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, इस टाइप से यदि समुद्र के नाम लिखे हैं तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है काला सागर। अब ये मत समझिएगा कि ये विशेषण लिखा है, ये काला सागर विशेषण नहीं है, सागर के आगे विशेषण नहीं है कि सागर काला है तो ये इसका विशेषण हो गया। ये संज्ञा है, क्योंकि काला सागर नाम से एक सागर है, लाल सागर नाम से एक सागर है। तो ये मत समझिएगा कि सागर की विशेषता क्या है, वो लाल है, नहीं, लाल सागर के नाम से एक सागर है, इसलिए वो संज्ञा है। तो ये समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पर्वतों के नाम, यदि किसी पर्वत का नाम है हिमालय, अरावली, एटलस, राकीज, एंडीज, बहुत सारे विश्व में हैं, तो जितने भी पर्वत के नाम होंगे सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। नगरों के नाम, चौक के नाम, चौराहों के नाम, नगर, चौक, चौराहों के यदि नाम है, जैसे वाराणसी, लखनऊ, नगर के नाम हो गए। चौक के नाम, जैसे चांदनी चौक, ठीक है ना, चांदनी चौक, लाल चौक, तो इस टाइप के चौक के नाम होंगे, वो व्यक्तिवाचक होंगे। और सड़कों के नाम है, मार्गों के नाम है, जैसे अशोक मार्ग, ठीक है ना, नेहरू मार्ग, इस टाइप से यदि नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और क्या हो सकती है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं?
और क्या हो सकती है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जैसे पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम, जैसे पुस्तक का नाम रामचरितमानस है, ऐसे किसी समाचार पत्र का नाम लिख दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐतिहासिक युद्ध या घटना है, उसका कोई नाम है, जैसे पानीपत का युद्ध। अब ध्यान रखिएगा, पानीपत का हमने यहां लिखा है ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम, तो यहां हमने लिखा है पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ऐसे युद्ध जो एक से अधिक हुए हैं तो वहां आपको प्रथम द्वितीय तृतीय दर्शाना होगा, अन्यथा यदि आप पानीपत का युद्ध लिख देंगे तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर उसमें क्वेश्चन उठने लगेगा क्योंकि पानीपत का कौन सा युद्ध, कई हुए हैं, तो इसलिए यहां इस टाइप से जब लिखना होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तो अब यहां क्वेश्चन नहीं होगा। कोई घटनाएं जैसे कारगिल का युद्ध है तो वो तुरंत आदमी समझ जाएगा। कोई घटनाएं हैं जैसे सिपाही विद्रोह है, तो अब सिपाही विद्रोह भी यदि एक से अधिक है तो कौन सा किस समय वाला, किसान आंदोलन है, फकीर आंदोलन है, इस टाइप से। तो ये घटनाओं के जो नाम होंगे वो क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। दिनों महीनों के नाम, यदि किसी दिन का नाम है, किसी महीने का नाम है तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे महीनों के नाम है मई, जुलाई, जनवरी, या श्रावण, भाद्रपद, चैत्र, बैसाख, इस तरीके से है। सोमवार, मंगलवार है। कोई तिथि का नाम है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, तिथि का नाम है, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। त्योहारों और उत्सवों के नाम है, कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, होली, दीपावली, ईद, दशहरा, गणतंत्र दिवस 2 अक्टूबर, इस टाइप से यदि कोई नाम है, त्योहार का नाम हो या उत्सव का नाम हो, वो क्या हो जाएंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इतने रूपों में आपको मिलने वाली हैं। तो देखिए क्या क्या, फिर से एक बार रिमाइंडर लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किन किन रूपों में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पाई जाती हैं। व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीय जातियों के नाम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में समुद्रों, नदियों, पर्वतों, नगर, चौक, चौराहों के नाम, ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में मिलेगा। उसके बाद में पुस्तकों, समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों, घटनाओं के नाम, दिनों महीनों के नाम, त्योहारों और उत्सवों के नाम। तो ये यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन सा यदि नाम होगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो यहां फिर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसलिए स्पष्ट तरीके से हमने लिख रखा है, बताया है कि क्या नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और होती क्या है, इसको हमने पढ़ा। तो आज हमने संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद पढ़ा, और संज्ञा के भेद में पहली संज्ञा पढ़ी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे जो संज्ञा के भेद हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो चूंकि बहुत आराम से और बहुत विस्तार करते हुए हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन कई रूपों में पूछा जाता है, उस रूप पर भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन किस किस तरीके से किस किस रूपों में पूछा जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे, और उसका आंसर हम ढूंढेंगे, जिससे संज्ञा से कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है तो वो हमसे छूटने ना पावे, हमारे पहुंच में रहे, ये पूरा प्रयास होगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज और, यदि आप वीडियो को नए देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और ऐसे कंटेंट हम आपके सामने लाते रहें। तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।